पिछले क्लास में हम आपको कहाँ तक समझाए थे भाई? सार्क आसियान ये सब के बारे में बता रहे थे। हाँ, आसियान देश के बारे में समझा दिए थे। आसियान देश में आगे देखिए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। आप लोग को बोले थे आप नक्शा में देख के आएंगे लोग, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। समझाए थे ना? देखिए, सब लोग आ गए ना? सब लोग को गुड आफ्टरनून। देखिए बाबू, ये वाला जो देश है, ये आपका देश जो हो गया सुमात्रा हो गया। ये कौन सा हो गया? सुमात्रा। सुमात्रा जो है अंडमान निकोबार के काफ़ी करीब है। यहाँ ज्वालामुखी ज़्यादा है, ज्वालामुखी की वजह से यहाँ जिप्सम निकलता है। ये इंडोनेशिया का इस पर अधिकार है। सुमात्रा के इधर है आपका जावा। ये वाला कौन सा जगह है? जावा। जावा जो है इंडोनेशिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, द्वीप है। यहाँ पे दो चीज़ याद रखेंगे, राजधानी जकार्ता और बाली यहीं पर है, जो टूरिस्ट के लिए है। इसके नीचे हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है, जिसे सुंडा की खाई या जावा की खाई कहते हैं। सुंडा की खाई या जावा की खाई कहते हैं। ये वाला द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। इस पर 3 देश हैं, ये समझा दिए थे आपको। बोर्नियो द्वीप तक भी हम आपको समझा दिए थे। आगे समझाना है आपको। यहाँ देखिएगा, ये भी इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का अधिकार इस पर भी है, बोर्नियो द्वीप पर। इस तरह इस इधर इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको इंडोनेशिया बिखरा हुआ मिलेगा। लेकिन जो सबसे अजीब टाइप का इंडोनेशिया में मिलेगा, नीचे देखिए, इस साइड में एक जगह मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के पास, तिमोर लिस्ट। पढ़िए, उसकी राजधानी दिल्ली लिखी होगी। इस साइड में देखिए, नीचे में अपने एटलस खोलेंगे इंडोनेशिया में, यहाँ लिखेगा तिमोर लिस्ट। इसकी राजधानी दिल्ली, दिल्ली मिलेगी। दिल्ली नहीं, दिल्ली नहीं, दिल्ली, 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 DILI, दिल्ली। इसकी राजधानी क्या मिलेगी? दिल्ली। सब लोग नक्शा में देखिए, एटलस में। जिनके पास एटलस नहीं है ना, फिर क्या काम करेंगे आप लोग एटलस का क्लास करके? एटलस ही नहीं लिए होंगे तो। मिल गया? सब लोग खोजिए दिल्ली, राजधानी दिल्ली। तिमोर लिस्ट, पूर्वी तिमोर लिस्ट देश का नाम लिखा होगा। पूर्वी तिमोर लिस्ट, पूर्वी तिमोर लिस्ट। मिल गया? पूर्वी तिमोर लिस्ट मिल गया? नहीं मिला जी? पूर्वी तिमोर लिस्ट ये एक देश है। ये देश है, इसकी राजधानी दिल्ली है। ये देश है, इसकी राजधानी दिल्ली है। ये बहुत ही बड़ा कर्मफोड़ देश था। कर्मफोड़ कैसे था कि इस पे 400 साल तक पुर्तगाल ने कब्जा किया था। पुर्तगाल ने इस पर लगभग 400 साल तक इसे गुलाम बना के रखा। 1965 में जब पुर्तगाल इसे आज़ाद करके गया ना, तो इसके ऊपर कब्जा कर लिया आपका इंडोनेशिया ने। देखो, 400 साल उसके अधीन था। उसके बाद आज़ाद हुआ तो इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया। फिर ये इंडोनेशिया से बड़ा बड़ा लड़ाई लड़ा। इंडोनेशिया कह रहा है मेरा है, ये लड़ाई लड़ने के बाद इंडोनेशिया से इसे क्या किया गया? स्वतंत्र किया गया 2002 के पास। तो अभी इंडोनेशिया में और इसमें अच्छा रिलेशन नहीं है। जनरली यही देखा जाता है, जब कभी भी एक देश से टूटकर कोई दूसरा देश बनता है ना, तो दोनों में रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं। सब जनरली यही होते जा रहा है। जैसे इंडिया पाकिस्तान, खैर बांग्लादेश से तो हमारा रिलेशन अच्छा ही है। तो ये तिमोर लिस्ट है। तिमोर लिस्ट को अगर आप देखेंगे, पूर्वी तिमोर लिस्ट नाम है इसका, ये भी आसियान का ही कंट्री है। ये भी कैसा होना चाहिए? आसियान ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी साउथ ईस्ट एशिया में ही आता है। कहाँ आता है? साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ये भी कहाँ से आता है? साउथ ईस्ट एशिया में आ जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ आएगा? साउथ ईस्ट एशिया में। ये आसियान को जो है, ये भी शामिल होना चाहता था आसियान के 10 देशों में, लेकिन इसका विरोध कर दिया किसने? इंडोनेशिया ने। कहा कि अगर तिमोर लिस्ट को हमारे विरोधी को शामिल करेंगे तो हम यहाँ से हटके चले जाएंगे। इस वजह से तिमोर लिस्ट आसियान यानी साउथ ईस्ट एशिया में होने के बावजूद भी उसे हम लोग आसियान का जो एक ग्रुप है उस ग्रुप में नहीं रखे हैं, क्योंकि यह इंडोनेशिया से विवादित है। रीजन क्या है भाई? इंडोनेशिया बड़ा है, सब लोग इसको वैल्यू देते हैं, छोटा को क्या वैल्यू देता है? गाँव में आप लोग में देखे होंगे, दो आदमी में झगड़ा है, तू कहेगा कि हमारा बोलिए तो उनके मत बोलिए, उनका बोलिए तो हमारा मत बोलिए। तब आदमी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आदमी क्या करता है? दोनों को बुला देता है। आप लोग के सामने अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा ना, दोनों को बुलाइए। कहेगा भैया आप लोग का समस्या, आप हमको काहे लिए पीस रहे हैं? समझ में आएगी नहीं? हमसे दुश्मनी है जिससे जिससे आप थोड़ी ना लेते चलेंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा होता है। तो दिल्ली जब पूछेगा क्वेश्चन में कि दिल्ली किसकी राजधानी है, तो आप भारत मत मार दीजिएगा, ये नहीं कि मार दे भारत। आगे बढ़े। दिल्ली राजधानी किसकी है? दिल्ली राजधानी है तिमोर लिस्ट की। इंडोनेशिया से ये स्वतंत्र हुआ।
आगे ये वाला देश जो है इसका नाम है फिलीपीन। ये देश का नाम क्या है? फिलीपीन। ये द्वीपों का समूह है, इसके पास भी बहुत ज़्यादा द्वीप समूह है। फिलीपीन की इकोनॉमी जो है वो मुख्य रूप से किस पर डिपेंडेंट है? टूरिज्म पे। यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत जाते हैं लोग फिलीपींस में घूमने के लिए। फिलीपीन टूरिस्ट के लिए हब है, टूरिस्ट के लिए। इसमें ना 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। फिलीपीन का कई आइलैंड है इसके पास, लेकिन 2 आइलैंड बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ऊपर वाला जो आइलैंड है इसका नाम है मनीला, लुजोन आइलैंड। इसका नाम क्या है? लुजोन। यहाँ इसकी राजधानी है मनीला। फिलीपीन का जो ऊपरी आइलैंड है, फिलीपीन के ऊपरी आइलैंड देखिए, फिलीपींस नक्शा में नहीं मिला आप लोग को, कल ही बोले थे देख के रखना है आप लोग। एटलस है ना सबके पास? पीडीएफ नहीं खुल रहा है बाबू। बाबू हम पूरे रिपब्लिक डे, कल है ताइवान का रिपब्लिक डे 10 तारीख को। मिल गया ना सब लोग को? ताइवान अभी पढ़ाएंगे, यहाँ है 10 तारीख को। ये हो गया आपका। ये यहाँ देखेंगे, ये फिलीपीन का ऊपरी द्वीप का नाम है लुजोन और नीचे वाले द्वीप का नाम है मिंडनाओ। इसका नाम क्या है? मिंडनाओ। मिंडनाओ। खैर ये मिंडनाओ नहीं भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला आइलैंड का नाम है लुजोन। इस लुजोन द्वीप पर इसकी राजधानी है जिसका नाम है मनीला। फिलीपीन की राजधानी बोलिए तो मनीला है। फिलीपीन की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपीन की राजधानी मनीला है। कहेगा कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो जहाँ कहेगा कि चावल अनुसंधान केंद्र तो आप मनीला मार देंगे तो गलत हो जाएगा। चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहेगा वो पूरे इंटरनेशनल जो आपका राइस रिसर्च सेंटर जो है चावल अनुसंधान केंद्र वो है मनीला में। लेकिन अगर केवल कहता है चावल अनुसंधान केंद्र तो उड़ीसा का क्या होगा? कटक होगा। मनीला किसकी राजधानी है? तो मनीला राजधानी है फिलीपीन की। 2 राजधानियां अक्सर पूछता है, ये कहकर पूछता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस आइलैंड पर है? तो जावा आइलैंड पर। और ये पूछेगा कि फिलीपीन की राजधानी मनीला किस आइलैंड पर है? तो ऊपर वाले मिंडनाओ लुजोन द्वीप पर, लुजोन आइलैंड पर। इसकी राजधानी मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक है। मनीला में कौन सा बैंक है? एशियाई विकास बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। जब देशों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, करोड़ों करोड़ों को, तो उसके लिए कहाँ से ला जाता है पैसा? एशियाई डेवलपमेंट बैंक से। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे बढ़े, ये हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये नीचे वाला ये तो द्वीप है सब। इससे एक और क्वेश्चन पूछेगा आपका। इस द्वीप जो है मिंडनाओ, इसके नीचे एक बहुत गहरा खाई है, इसका नाम है मरियाना की खाई। फिलीपीन के किस साइड में है? ईस्ट साइड में, पूरब साइड में। हालांकि साउथ और ईस्ट में है तो ये पूरब साइड में है, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है इसकी गहराई 11,022 है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। तो दुनिया की सबसे गहरी खाई जो है वो मरियाना की खाई है। मरियाना की खाई प्रशांत महासागर में, इधर वाला सागर जो है प्रशांत महासागर है, जबकि ये वाला जो सागर है वो हिंद महासागर है। तो प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई। पूरी दुनिया की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई। मरियाना की खाई में भी जो सबसे निचला भाग है उसका नाम है चैलेंजर। जो सबसे निचला भाग है उसका नाम क्या है? चैलेंजर। जैसे जो मरियाना की खाई है वो उसका शेप अगर देखेंगे तो इस शेप में है मरियाना की खाई। ये पूरा का नाम है मरियाना खाई। और इसमें भी जो सबसे नीचे है उसका नाम है चैलेंजर गर्त, चैलेंजर डीप नाम है। तो ये फिलीपीन के किस डायरेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है? तो मरियाना की जो खाई है वो फिलीपीन के ईस्ट साइड में है। मरियाना की खाई फिलीपीन के पूरब में है। मरियाना की खाई कहाँ है? फिलीपीन के पूरब साइड में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें आगे बढ़ जाए। फिलीपीन से 2 ही 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा नहीं। फिलीपीन का ऊपरी द्वीप का नाम है लुजोन द्वीप। लुजोन द्वीप पर उसकी राजधानी मनीला है। मनीला से 2 क्वेश्चन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल और एशियाई विकास बैंक। पूरब साइड में आपका मरियाना की खाई है। ये 10 देश को मिला देंगे तो ये हो जाता है आपका आसियान देश। आसियान में टोटल देश 10 आते हैं, लेकिन एक तिमोर लिस्ट है जिसको आपको अलग से पढ़ना है। उसे इंडोनेशिया के विरोध के कारण उसे भारत में आसियान में शामिल नहीं किया जा सका। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। चैलेंजर डीप उसी का हिस्सा है। मिंडनाओ मैप में, फिजिकल मैप में मिलेगा। फिजिकल मैप में जब समुद्र पढ़ाएंगे ना तो आपको फिजिकल मैप में दिखाएंगे। अभी ये पॉलिटिकल मैप है। अभी कौन सा मैप है? ये पॉलिटिकल मैप है। आगे देखिए, इसमें
अब आपको आसियान देश पूछेंगे तो 10 बता देंगे। कौन कौन है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। किसी को कोई दिक्कत नहीं। नीचे में अगर देखेंगे तो मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन। इंडोनेशिया के विरोध के कारण हम लोग तिमोर लिस्ट को शामिल नहीं कर पाए हैं। तिमोर लिस्ट आसियान में नहीं आता है, इंडोनेशिया इस पर विरोध जताता है। आगे अब बढ़ते हैं लोग चाइना की तरफ में। ये देश समझ में आ गया आप लोग को। एशिया का नक्शा खोलते हैं। अब थोड़ा फिलीपीन और चाइना की ओर देखते हैं लोग। फिलीपीन देख लिए हैं, ताइवान की ओर देखते हैं। पीडीएफ आप लोग का नहीं खुल रहा होगा, उसको टेक्निकल टीम को बोले हैं हैंड, वो लोग कर रहे हैं लोग। जैसे हो जाएगा तो बता देंगे आप लोग को। संभवतः सैटरडे को हो जाना चाहिए। ये हो गया आपका चीन। एशिया का मरीज कहा जाता था किसको? चीन को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। उस वक्त कहा जाता था क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसे एशिया का मरीज कहा जाता था। ससुरा एशिया का डॉक्टर हो गया। एशिया का क्या हो गया? डॉक्टर हो गया। देखिए क्या चीन के बारे में अगर आप देखेंगे तो विविधताएं चीन के बारे में बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन जो आते हैं सब चीन के बारे में, वो भी आप लोग को ध्यान से देखते रहना है। ये आसियान देश है और ये आपका सार्क देश है। चाइना जो है ना वो ईस्ट एशिया में आता है। किधर आता है? ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया में आता है चाइना। चाइना की जो ज्योग्राफी है वो अच्छी नहीं है चाइना के हिसाब से। चाइना में केवल बढ़िया सा जो जगह है वो जगह ये है, चाइना का ये खोपड़ी। चाइना की इस खोपड़ी को हम मंचूरिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मंचूरिया। यहाँ का मुख्य भोजन मंचूरियन है, जिसे आप लोग खाते हैं, लोग पकौड़ी टाइप का रहता है, मंचूरियन। तो चाइना का ऊपरी भाग मंचूरिया है, जो ये अच्छा एरिया है, पठार मतलब बराबर एरिया है, ये है मंचूरिया। चाइना का इधर का एरिया ये देखेंगे, ये वाला एरिया, तो इसे कहते हैं सिंजियांग। ये क्या है? सिंजियांग प्रांत है। ये बहुत ही बदनाम प्रांत है चाइना का सिंजियांग। यहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं। इन मुसलमानों को उगर मुसलमान कहा जाता है क्योंकि ये उगर प्रांत है। सिंजियांग में जो मुसलमान रहते हैं उन्हें उगर कहा जाता है। उगर मुसलमान, युगर मुसलमान, यूगर कहा जाता है उन्हें। उगर मुसलमान या यूगर चाइनीज भाषा है, थोड़ा उटपटांग लगता है। जैसे हम लोग के यहाँ का बिहार के रहने वाले को बिहारी बोला जाता है, महाराष्ट्र के रहने वाले को मराठी बोला जाता है, उसी तरह यहाँ उगर मुसलमान रहते हैं। चाइना इन मुसलमानों पर इतना अत्याचार करता है जिसका कोई हद नहीं। यहाँ के मुसलमान महिलाओं को ना बुर्का पहनने नहीं देता है, नकाब पहनने नहीं देता है, कहता है स्कर्ट पहन नहीं तो जेल चल जाएगी। यहाँ के मुसलमानों को दाढ़ी रखने नहीं देता है। कुरान जो होता है ना, कुरान जो धार्मिक किताब है मुसलमानों की, उस कुरान को वो छांट छूट के कहता है हई चीज़ पढ़ो, इसमें हई चीज़ मत पढ़ो। चाइना, पूरी दुनिया का कुरान एक जैसा है, चाहे वो इंडिया से खरीदिए, पाकिस्तान से खरीदिए, कहीं से खरीदिए, पूरी दुनिया का कुरान एक जैसा मिलेगा, लेकिन चाइना में थोड़ा सा अलग मिलेगा। अभी क्या है कि पूरे देश मिलकर, लगभग 22 देश मिलकर इन उगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को उजागर करने के लिए क्या किया था? इंटरनेशनल कोर्ट में क्लेम किया, यूएनओ में क्लेम किया, तो पाकिस्तान चाइना को बचाने चला आया। ये इस बात को दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो केवल मुसलमानों का ढोंग पीटते रहता है। चाइना में जरा बोले ना यहाँ पर तो उनको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भारत में कुछ भी हो जाएगा तुरंत बोल देगा कि भारत में ये हो रहा है। भारत में जो सीएए का कानून आया था, एनआरसी तो अभी आया नहीं, आएगा आगे, बढ़ा दिए हैं पॉलिटी में। एनआरसी कुछ नहीं है, बस आडंबर बचाया गया उसको। तो पाकिस्तान बोलने लगा, अरे साले तुम्हें पाकिस्तानों को मुसलमानों की टेंशन है तो यहाँ बोलो ना, यहाँ उघारे घुमा रहा है महिलाओं को यहाँ पर, तब तुमको समझ में नहीं आएगा। बोलो, उठ के चढ़ के मार देगा, शांत हो जाएंगे लोग। तो ये उगर समस्या है। तो चाइना की एक ये भी समस्या बहुत भयानक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो चाइना ने ये नीचे का जो एरिया है, इसे चाइना ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये तिब्बत का एरिया है। चाइना का ये एरिया किसका है? तिब्बत का एरिया है। तिब्बत को 1959 में चाइना ने कब्जा कर लिया। 60 में एक कम करेंगे तो 59 होता है। 1959 में चाइना ने किसे कब्जा कर लिया? तिब्बत को कब्जा कर लिया। तिब्बत के धर्म गुरु भाग के आए भारत में, जिनका नाम दलाई लामा। वो हिमाचल प्रदेश में अपना धर्मशाला में अपना वो अड्डा बनाए हुए हैं, मतलब वहाँ पे उनका मठ वगैरह है। तो ये तिब्बत है। तो चाइना का ये वाला एरिया कौन सा है? तिब्बत है। तिब्बत को चाइना ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। हो गया। कितना गंदा देश है चाइना। ज्वालाजीत सिंह, अभी देखते चलिए। चाइना ने किसे कब्जा कर लिया? 1959 में इसे तिब्बत को कब्जा कर लिया। तिब्बत के धर्म गुरु भारत में आए बचाने के लिए, तो भारत ने उन्हें शरण दिया। भारत शरण दे दिया, जिस वजह से चीन ने भारत पर भी हमला कर दिया और उसने अक्साई चीन को ले लिया। ये अक्साई चीन जो लद्दाख का एरिया है ना, इसको भारत से कब्जा कर लिया। वो कब कब्जा किया? तो भारत से अक्साई चीन कब्जा किया 1962 में, 1962 में। 59 में तिब्बत को कब्जा कर लिया। तिब्बती धर्मगुरु कहाँ है? भारत में। तो
तिब्बत के बाद किसे कब्जा कर लिया उसने? अक्साई चीन को। साथ में वो अरुणाचल प्रदेश जो नीचे का एरिया है उसे कहता है कि ये तिब्बत, ये क्या है? दक्षिणी तिब्बत है। क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत है। और चीन के जो पहले राष्ट्रपति थे, जो उसे चीन का निर्माता कहा जाता है, जिनका नाम था माओ, क्या नाम था? माओ त्से-तुंग माओ, उन्होंने फिंगर सिद्धांत दिया था। कहा था कि तिब्बत जो है ना वो हथेली है। तिब्बत क्या है? हथेली है। और इस हथेली की 5 उंगलियां हैं। इस हथेली की कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। एक है लद्दाख जिसे उसने कब्जा कर लिया, एक है लद्दाख जिसे उसने कब्जा कर लिया। यहाँ देखेंगे तो नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये सब को कहता है कि वो तिब्बत है। सबसे 5 उंगलियों में एक लद्दाख को कब्जा कर लिया। 2 नंबर पे कहता है कि नेपाल भी मेरा ही, अभी नेपाल को समझ में नहीं रहना, ओली कोई कोई करेंगे जब कब्जा हो जाएगा। उसके बाद कहता है सिक्किम भी मेरा ही है, फिर कहता है भूटान भी मेरा ही है और तिब्बत, ये अरुणाचल प्रदेश भी इन्हीं का है, सब इनके बापे का है। एक्चुअली क्या है कि एशिया में कोई भी पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री उतना तगड़ा होता ही नहीं है जो चाइना को जवाब दे सके। अनपढ़ लोग से कितना कुछ होने वाला है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ये वाला एरिया कौन सा हो गया? तिब्बत हो गया। ये वाला एरिया सिंजियांग हो गया। कौन सा हो गया? सिंजियांग। अब आगे बढ़ते हैं। तिब्बत को कब कब्जा किया था? 1959 में। तिब्बत के धर्मगुरु का नाम दलाई लामा, 1959 में कब्जा कर लिया था। अब तिब्बत, चाइना का इस साइड का एरिया चलते हैं। चाइना में इस साइड में, चाइना का ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसे हम लोग कहते हैं हान चाइना। चाइना का ये एरिया क्या कहलाता है? हान चाइना। ध्यान से समझते चलेंगे। कौन सा चाइना है ये? हान चाइना कहलाता है। हान चाइना, चाइना का मुख्य चाइना माना जाता है। चाइना के यहीं के लोगों का डेवलपमेंट है, बाकी चाइना में कहीं भी आपको डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। चाइना में जो आप ब्रिज देखते हैं, रेलवे स्टेशन देखते हैं, बुलेट ट्रेन देखते हैं, वो मुख्य रूप से यहीं पर है। तिब्बत में तो बस सेना रहती है, क्योंकि तिब्बत को इसने तो जबरदस्ती कब्जा किया है, कभी भी वहाँ विद्रोह हो सकता है। तो ये है हान चाइना। हान चाइना के लोग कहते हैं कि असली चाइनीज हम ही लोग हैं, और रियल में यही लोग हैं जो मंडारिन भाषा को बोलते हैं। हान चाइना के लोगों की भाषा क्या है? मंडारिन भाषा। तो यहीं पर चीन की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। यहाँ तो लोग बहुत कम रहते हैं। तिब्बत में पहाड़े भरा है, सेना रहती है। सिंजियांग में मुसलमानों को कूच काच देता है यहाँ पर। ये इसको तुर्किस्तान कहते हैं। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्की भी नहीं, तुर्किस्तान या उगर मुसलमान, या ये वाला एरिया जो है सिंजियांग वाला एरिया है। सिंजियांग हो गया। ये कौन सा हो गया? ऊपर वाला। ऊपर वाला हो गया मंचूरिया। ये मंचूरिया का जो एरिया है, यहीं पे मंगोल वगैरह थे सब पहले। ये यहाँ पर खेती वगैरह अच्छी होती है। हान चाइना में भी खेती बहुत अच्छी होती है। ये रियल में हान चाइना अच्छा है भी है। हान चाइना अच्छा है। अब बाकी बचेंगे, अगर यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ देख रहे हैं, ये गोबी का मरुस्थल है। पूरा का पूरा क्या है? मरुस्थल फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में भी है और चाइना में भी है। तो ये यहाँ पर मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी का मरुस्थल। कौन मरुस्थल? गोबी का मरुस्थल। अब यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, ये मरुस्थल ही भाग है यहाँ पर, गोबी मरुस्थल। उगर का जो एरिया है यानी सिंजियांग, पूरी तरह से पहाड़ है। तिब्बत का पूरी तरह से पहाड़ है। बीच का एरिया मरुस्थल है। यानी चाइना के टोटल एरिया में जो मेन रहने वाला एरिया, अच्छा एरिया है, वो केवल 30% है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फालतू के दिए गए हैं। उसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें उसमें नहीं है, फालतू की चीज़ें ज़्यादा दी गई हैं। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए आगे समझते हैं हम लोग। ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा हो गया? हान चाइना हो गया। यहीं पे ज्यादा डेवलपमेंट है। इधर जो डेवलपमेंट था हम आपको बता दिए, कोई डेवलपमेंट नहीं। तिब्बत की राजधानी लहासा है जिसे उसने कब्जा कर लिया है। ये तिब्बत है, ये सिंजियांग है, ये गोबी का मरुस्थल है, ये मंचूरिया है। मंचूरिया मैदानी क्षेत्र था। मंगोल, ये गोबी का मरुस्थल है। ये सिंजियांग उगर मुसलमानों के लिए है, और ये क्या चीज़ है? पहाड़ी क्षेत्र है। तिब्बत यहाँ से बौद्ध लोगों को भगा दिया यहाँ से, और यहाँ पर अभी उसकी मेन रूप से सेना रहती है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई पीडीएफ में प्रॉब्लम है, मानते हैं इस चीज को। अभी आप पीडीएफ सही नहीं हो पाए रहा अभी। नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है। सुजीत कुमार बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है। भाई नरेंद्र मोदी का एक 2013 का स्टेटमेंट पढ़िएगा। मीडिया में बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10th तक पढ़ाई किया, उसके बाद पूजे पाठ में लग गया मैं। खुद नरेंद्र मोदी बोले। और 2019 में वो एमए का सर्टिफिकेट दिखा दिए, पता नहीं कैसे। खैर आगे देखिए। पढ़ा लिखे का मतलब क्या? डिग्री वगैरह नहीं ना होना चाहिए भाई। पढ़ा लिखा का मतलब होता है कि भाई आपको एग्रेसिव होने का मतलब है। मोदी जी कितने खतरनाक प्रधानमंत्री हैं, सुनिए ना, आप सुनेंगे तो।
देखते चलिए। चीन का एक राज्य था, चीन में दो पार्टियां थी। चीन का ये वाला एरिया, ये है आपका ताइवान, ये एक स्वतंत्र देश है। ताइवान क्या है? स्वतंत्र देश है। चीन कहता है कि जो भी देश चीन से रिलेशन रखना चाहता है उसे ये मानना पड़ेगा कि हम इस ताइवान को देश नहीं मानते हैं, ये चीन का एक हिस्सा है। ये हर एक देश के प्रधानमंत्री को मानना पड़ता है जब वो वहां जाते हैं। नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्वीकार किया है। और नरेंद्र मोदी तो हद तब पार किया जब तिब्बत की ताइवान की प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहा, और नरेंद्र मोदी ने चीन के कहने पर या चीन के दबाव में आकर एक बार रिप्लाई तक नहीं की। समझ आ गया? ये बात हम यूट्यूब पे बोलेंगे ना तो मोदी जी के बहुते भक्त बैठल ऐसे यूट्यूब पे कमेंटों में करने लगा तो ढेर जानता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। ट्विटर तो छुपा हुआ नहीं है, आप मोदी जी के ट्विटर हैंडल को जाके देखिए। और ताइवान की जो थी वो प्रेसिडेंट वहां पे, उनके ट्विटर को देखिए, मोदी जी को रिप्लाई किए थे। मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पर थोड़े ऐसा थोड़ी है कि भाई अमेरिका में कुछ हो जाए, कहीं भी कोई जानबूझ के थे, उनको ऐसा नहीं पता नहीं था, लेकिन चीन का दबाव था। ये होता है, उसे ये पता है कि ताइवान उसका है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे नेहरू हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चीन से जाके ये नहीं कह सकते हैं कि तुम भी साइन करके दो कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है और अक्साई चीन भारत का है, तभी हम व्यापार करेंगे। वो साला लिखवा लेता है और हमारे प्रधानमंत्री लिख देते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे यहाँ जो होती है ना, कुछ भी मत पूछिए भाई, आप प्रधानमंत्री के साथ खिलाफ बोल कैसे दिए? साला तुम एंटी नेशनल कहीं का गोली मार देंगे तुरंत। तुम प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे बोला? आप बताइए तो, आपको कोई बर्थडे बोलेगा और किसी देश का प्रधानमंत्री अगर आपको बर्थडे विश कर रहा है और आप भी प्रधानमंत्री हैं, जबकि ये वही देश है ताइवान ना जिसने कोरोना में सबको फ्री में मास्क बांटा था। यही वो पहला देश है जिसने नवंबर में ही कह दिया था कि चाइना कोरोना फैला रहा है, नवंबर में ही, जबकि दुनिया को पता चला कोरोना के बारे में जनवरी में। दुनिया को तो जनवरी में पता चला, वो भी 31 दिसंबर को चाइना ने बोला, इसलिए कोविड-19 नाम रखा गया। 2019 के आखिरी दिन पता चला, वो नवंबर में बोल दिया। वैसे देश के प्रधानमंत्री लोग को हम लोग विश नहीं कर रहे हैं। गजब हाल है भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? रुक रुक के चल रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया कौन सा है? देखिए ये वाला एरिया ताइवान है। ताइवान के बारे में आगे बताएंगे। अभी चाइना के बारे में दिमाग में ओवरव्यू आइडिया आ गया। उधर का एरिया क्या है? चाइना का मंगोलिया। वो एरिया क्या है? मंगोलिया। ये वाला एरिया क्या है? गोबी मरुस्थल। ये हान चाइना है, ये सिंजियांग है। चाइना इतना समझ में आ गया। अब चाइना के शहरों के बारे में बताएं, कहाँ कौन सा शहर है। ये तो एरिया वाइज हो गया। यहाँ पर चाइना से अगर कहेंगे मुख्य रूप से चाइना किसे कहा जाता है, तो हान वाले एरिया को क्या कहा जाता है? हान चाइना। यहाँ के लोगों की भाषा मंडारिन है। ये इसको मिटा देते हैं, ये दिमाग में अपने आइडिया रखे रहेंगे लोग, इसको समझ आ गया। इधर कौन सा है? सिंजियांग है। कौन सा है? सिंजियांग। उस साइड में इधर तिब्बत है, कब्जा कर लिया था तिब्बत को। यहाँ पर चाइना में 2-3 शहर ध्यान से देखेंगे। चाइना का ये तिब्बत का शहर है लहासा। तिब्बत का राजधानी क्या है? लहासा। तिब्बत की राजधानी लहासा। तिब्बत के लोगों को भगा दिया तो तिब्बत के लोग बिहार में आ गए। बिहार में आज भी पटना में एक मार्केट लगता है, जिस मार्केट का नाम है लहासा मार्केट। मार्केट का नाम क्या है? लहासा मार्केट। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तिब्बत चीन का राजधानी जो है वो बीजिंग है। आप देखेंगे मंचूरिया के ठीक नीचे मिलेगा बीजिंग। नक्शा में देखें, मंचूरिया के ठीक नीचे मिलेगा चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। पहले नाम था पेकिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। नक्शा नहीं है आप लोग के पास? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बता रहे हैं। सर चाइना से किस बात का डर है? चाइना से इस बात का डर है कि हमारी सरकार गिर जाएगी। समझ में आ गया? और किसी बात का डर नहीं है। किसी भी नेता के लिए, हम आपको प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, गांव के मुखिया से लेके, जो सबसे छोटा होता है ना गांव का मुखिया, उससे भी नीचे वार्ड मेंबर जो होता है, वार्ड सदस्य, वहां से लेके और प्रधानमंत्री की सबसे पहली सोच होती है कि हमारी पार्टी या हम सरकार में बने रहें। उनका हर एक सवाल
पहले ये डिपेंड करता है कि हमारी सरकार बनी रहेगी कि नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है। वरना चाइना से क्या दिक्कत है भैया, हम बिजनेस से छोड़ देंगे चाइना का, उसका आधा फैक्ट्री बंद हो जाएगा। चाइना में जितनी कंपनियां गई हैं, चाइना में वो लोग जाके 17% टैक्स देती हैं, लोग 18% टैक्स देते हैं। हम अपने संसद में संशोधन कर देंगे कि जो भी चाइनीज कंपनियां हैं, स्पेशली जो चाइना से भारत में आएंगी, उन कंपनियों पर हम 2% टैक्स लेंगे, 1% टैक्स नहीं लेंगे। मत लो टैक्स, वैसे भी वो चाइना में है तो कौन सा टैक्स दे रही हैं, यहाँ आने दो टैक्स दो। टैक्स नहीं भी दोगे तो कंपनियां आ जाएंगी तो रोजगार तो मिलेगा। मोदी जी के लोग, मोदी जी को सबसे ज्यादा लोग घेरना है तो रोजगार पे घेर लेते हैं, क्योंकि रोजगार ज्यादा दिए नहीं रहे, तो आपको भी लोग रोजगार पे नहीं घेरेंगे। तो गलत नीतियां कर रहे हैं ना आप वहां पे टैक्स फ्री कीजिए, लोग आएंगे। जो आज विरोधी कहते हैं कि मोदी जी रोजगार छीन रहे हैं, कल को वो नहीं ना कहेंगे। आपको पता है चाइना में 2003 की घटना थी, वहां जनसंख्या से ज्यादा रोजगार हो गया था, मतलब जितने लोग थे उससे ज्यादा रोजगार हो गया था, विदेश से मंगाना पड़ा था वहां पर काम करने वाले को। ये हाल हो गया था वहाँ, एक समय ऐसा था वहाँ पर। अभी तो कोरोना की वजह से हर हाल में दिक्कत हो गया। तो ये वाला एरिया कौन सा भैया, बीजिंग है। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। आप समुंदर के किनारे देखेंगे तो चाइना, यहाँ एक संघाई मिलेगा, नक्शा में देखिए फटाफट आप लोग, एटलस में देखिए संघाई। चाइना का सबसे बड़ा शहर है संघाई। जिस तरह से भारत के लिए समुद्र के किनारे मुंबई है, उसी तरह चाइना का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, संघाई है। चाइना का सबसे बड़ा शहर संघाई। लहासा नहीं मिल रहा है सर, लहासा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर देखिएगा मिल जाएगा, यहाँ पे भूटान के जस्ट ऊपर लहासा मिलेगा, भूटान के जस्ट ऊपर लहासा मिलेगा। यहाँ पर क्या है, बीजिंग है। और ये समुद्र के किनारे संघाई, देखिए समुद्र के किनारे संघाई। चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, चीन का सबसे बड़ा शहर क्या है, संघाई। इंडिया में तिब्बत के एम्बेसडर है क्या, नहीं है, तिब्बत के एम्बेसडर नहीं है। आगे बढ़े, बेचारा ताइवान का तो एम्बेसडर ही नहीं रखे हम लोग, चिल्लाते रह गया ताइवान चाइना के दबाव में आके। आगे बढ़े, चाइना का सबसे बड़ा शहर का नाम है संघाई, उसकी राजधानी बीजिंग। ये इधर रख लिया है तिब्बत। तिब्बत जो है वो पठारी एरिया है, दुनिया का छत कहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से पहाड़ से एरिया है। अभी हम पहाड़ बाद में बताएंगे। यहाँ नीचे में देखेंगे तो यहाँ 2 ठो शहर मिलेगा, एक हांगकांग एक मकाऊ। नीचे में देखिए हांगकांग, मकाऊ और हेनान, 3 ठो। हांगकांग, मकाऊ और हेनान 3 ठो लाइन से मिलेंगे सर। हांगकांग, मकाऊ और हेनान, हांगकांग, मकाऊ और हेनान, जल्दी देखेंगे आप लोग। हांगकांग, मकाऊ और हेनान, हांगकांग, मकाऊ और हेनान, हांगकांग, मकाऊ और हेनान, मिल गया। फटाफट देखेंगे, हांगकांग, मकाऊ और हेनान, मिल गया। हान चाइना नहीं मिल रहा है, लिखेगा नहीं ना बाबू हान चाइना, वो आइडिया से लगाना पड़ता है। ये हान चाइना, हान चाइना में ही बीच में है वुहान। ये वुहान से फैला था कोरोना, छोटा पूरा इंडिया को चौपट कर दिया, पूरा दुनिया चौपट किया, इंडिया को कौन सी, वुहान में, यहाँ था वुहान। हो गया। यहाँ कौन सा मिलेगा, हांगकांग, हांगकांग के नीचे मकाऊ, उसके नीचे हेनान। हांगकांग पर पहले ब्रिटेन का कब्जा था, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ से अफीम बेचता था चाइना के लोगों को, जानबूझ के अफीम बेचता था, क्योंकि अफीम को उसे फायदा होता था। भारत के लोगों को मार मार के अफीम बोवाता था और यहाँ ले जाके यहाँ के लोगों को अफीम बेचता था हांगकांग। लेकिन हांगकांग को 1997 में चाइना ने अपने कब्जा में ले लिया, अपने कब्जा में ले लिया हांगकांग को। लेकिन हांगकांग के लोगों के लिए उसने वादा किया था इंग्लैंड से कि 50 साल तक इसके मतलब किसी भी व्यवस्था में चेंजिंग नहीं करेंगे, 50 साल तक चेंजिंग। लेकिन वो चाइना 2020 में ही उसमें चेंजिंग करने लग रहा है, 20 साल में ही, इसलिए वहाँ विरोध हो रहा है। जब हांगकांग पर चाइना ने कब्जा किया तो हांगकांग बहुत ही डेवलप एरिया था, हांगकांग की सारी कंपनियों को लग गया कि चाइना हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, इसलिए यहाँ से कंपनियां लगी भागने के लिए। तो इसी बीच फायदा उठा लिया यहाँ यूएई। यूएई एक देश है, ये हांगकांग की सारी कंपनियों को कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, तो वहाँ की सारी कंपनियां यूएई हांगकांग छोड़कर कहाँ चली गई, यूएई चली गई। आज दुबई देखिए कितना डेवलप है, दुबई के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती है। जबकि हांगकांग में जब यहाँ पे चाइना का कब्जा नहीं था, जब ये ब्रिटेन का था, तो दुबई किसी काम का नहीं था, दुबई में कोई डेवलपमेंट था। लेकिन आज दुबई देखिए कितना बेहतरीन है। और हम हिंदुस्तान वालों को देखिए, हम लोग उनको लिए अंडमान निकोबार नहीं दे सकते थे, खाली न था, यहाँ विशाखापट्टनम ले आ देते, चेन्नई ले आ देते, कहीं पे भी ले आ देते, तो उन लोग के लिए तो ज़्यादा फायदा था। लेकिन वो कहाँ चले गए लोग, यूएई चले गए लोग, और इतना बढ़िया मौका गंवा दिए हम लोग। अभी भी कोरोना के बीच में हम लोग ऑफर नहीं दे रहे हैं, सीधा ऑफर दे दीजिए 0%
GST, आ जाइए इंडिया में। तो हांगकांग पहले किसका था? ब्रिटेन का, अभी किसका हो गया है? चाइना का हो गया है, चाइना का हो गया है। इस पर पहले कब्जा किसका था? मकाऊ का था। मकाऊ जो है वहाँ पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था। पुर्तगाल से वहाँ पर आज़ाद करके पुर्तगाल से इसे किसका हिस्सा बन गया है? अब ये चीन का। तो ये रियल में ही चीन का है भी, हांगकांग भी उसी का है और इसका भी है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुम इधर उधर उल्टा सीधा कब्जा कर लिया हो, इसके लिए दिक्कत है। तो हांगकांग अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। हांगकांग में दो तरह का नियम लगता है। एक ब्रिटेन का नियम, वो इसी शर्त पे आज़ाद किया था कि 50 साल तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। और ये एक मकाऊ है, इस पर पुर्तगाल का अधिकार था। उसके नीचे हेनान है। हेनान तो ओरिजिनली चाइना का ही है। हेनान, हेनान जो है चाइना की नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। हेनान कल भी बताए थे हेनान के बारे में। तो चीनी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा हेनान। मकाऊ जो है वो पुर्तगाल का था, वर्तमान में किसका हो गया है? वो चीन का हो गया है। हांगकांग जो है वो ब्रिटेन का था, अभी चीन का हो गया। मकाऊ में दुनिया में, एशिया में सबसे ज़्यादा जुआ का अड्डा, कसिनो, डिस्को बार, ये सब कहाँ पे है? सब मकाऊ में स्थित है सब। तो ये आप शहर के बारे में देख लिए चाइना के, ये मेन शहर थे सब। सबसे बड़ा शहर संघाई, राजधानी बीजिंग, तिब्बत यहाँ पर है, लहासा है। हांगकांग चाइना ने ले लिया है किससे? ब्रिटेन से। और मकाऊ किससे ले लिया है? पुर्तगाल से। हेनान उसकी नौसेना का अड्डा है। अब थोड़ा सा पहाड़ी एरिया देखते हैं, उसके बाद पहाड़ के बाद नदियां देखेंगे लोग, किसी को दिक्कत नहीं ना? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ है? बता रहे हैं सर, मैप में 35वां एडिशन मिल रहा है। आप नक्शा देख लीजिएगा, कोई भी मिल रहा होगा, और वो अगर अच्छा दिख रहा होगा तो ले लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट बैच में हम खुद का एटलस बनवाएंगे तब वही देंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक पहाड़ है, ये पहाड़ का नाम है यहाँ पर कुल्लुन शान। पहाड़ का नाम क्या है? कुल्लुन शान। आगे पढ़ाएंगे, खैर पहाड़ इसमें नहीं पढ़ाएंगे, पहाड़ अलग से पढ़ाएंगे। चाइना का जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो यहाँ से जाता था। ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चाइना की दीवार है, यहाँ से यहाँ तक जाती थी। अब इधर मुख्य रूप से चाइना था उस समय। अभी भारत वालों को बोलना चाहिए कि भाई इसके इधर तो सब भारत का है, ये वाला एरिया सब क्या है? भारत का है। देखिए चाइना जो है ना वो बहुत समझदारी से कब्जा करते जा रहा है। तो इस समझदारी से बचने के लिए एक ही उपाय है, उल्टा सीधा ऐसा काम कीजिए कि जब कोई देश दूसरे देश के क्षेत्र को अपना बन रहा है तो पूरी दुनिया में इसका मजाक बन जाए। इस चाइना की नीति को, सोची समझी नीति को एक मजाक बना के रख दीजिए। भारत सरकार को भी कहना चाहिए, तुरंत कह देना चाहिए कि भाई पुराना नक्शा के हिसाब से अगर दक्षिणी चीन सागर चीन का है तो पुराना नक्शा के हिसाब से चीन, इसके इधर का एरिया चीन का नहीं है। नक्शा के हिसाब से ये भी देखिए ना, अब बाबा आदम के जमाने का नक्शा बना रहे हैं जो यहाँ पे, उल्टा सीधा जब डिसीजन लेंगे पूरी दुनिया में लगेगा मजाक बन जाएगा, ये सब समझ में आएगा। लेकिन जब जब विरोध करेंगे चाइना का, उतना चाइना शक्तिशाली हो जाएगा। ये एक पॉलिसी होती है पढ़ाने की। तो आप चाइना को विरोध करके कभी नहीं हरा सकते हैं। जैसे चाइना कहेगा ना, चाइना कहेगा कि ये दक्षिणी चीन सागर मेरा है और आप कहेंगे तुम्हारा नहीं है, तो उस चाइना उसको जानना चाहता है कि इसको हम कहेंगे है तो लोग कहेंगे नहीं, तो जैसे हाँ ना कह के विवाद हो जाएगा, और विवाद में वही जीतता है जो शक्तिशाली होता है। तो चाइना को पता है कि बस विवाद पैदा करो, जीत तो हम ही जाएंगे क्योंकि शक्तिशाली है। तो भैया विवाद पैदा मत होने देगा। चाइना कहता है कि ये मेरा है तो भारत को कहना चाहिए फिलीपीन सागर मेरा है, ले अब विवादे पैदा नहीं होगा, मजाक बन जाएगा। यहाँ पर फिलीपीन सागर मेरा है, भारत को लोग कहेंगे यहां से यहां तुम्हारा कैसे हो गया, तो कहे जैसे चाइना का हो गया वहां पे। हमेशा ना जब कभी आप इसे अपनी जिंदगी में भी अपनाइएगा कि अगर आप कोई आदमी गलत बोल रहा है, अगर आप सोचेंगे उसको काटें तो नहीं काट पाएगा, अगर वो थेथर है तो जी बात में काट देगा। यही चीज गवर्नमेंट इंडिया में भी लागू कर दी है। गवर्नमेंट जो है चुनाव जीतने के लिए अपने इंडिया में लागू कर दी है। जीडीपी भाड़ में गया, लेकिन अगर न्यूज चैनल पे आप कभी भी कह देंगे, सरकार का कोई भी व्यक्ति आप नहीं देखेंगे कि आके इस बात को स्वीकार कर रहा हो कि जीडीपी गड़बड़ है। वो यही चाहता है चाइना की नीति पे आके, मीडिया में आके, कि जीडीपी पे विवाद हो जाए। अब विवाद हो जाएगा तो सरकार के प्रवक्ता इतने पढ़े लिखे हैं कि जीत जाएंगे। और ये जो विरोध वाले हैं इस साले गधा घोंचू हैं सब, इन सबको डिबेट भी करने नहीं आता है। अरे कम से कम क्लास कर ले तब तोरा बता देंगे कि विवाद अगर नहीं सुलझ रहा है तो उसे उस विवाद ना बना के मजाक बना दो। अगर सरकार का कोई प्रवक्ता जैसे संबित पात्रा आके कहते हैं जीडीपी गड़बड़ क्या है, तो ये नहीं बोलो कि गड़बड़ है, सब ने तो बोलने लगता है हाँ जीडीपी गड़बड़ नहीं है, चाइना से आगे हम लोग की जीडीपी है, अमेरिका से भी आगे हैं हम लोग। ले
अब वो कहेंगे कि अमेरिका से आगे हैं? नहीं, हम लोग ब्रिटेन से आगे निकल गए, कोहिनूर हीरा वापस आ गया। आप बता दीजिए वापस आ गया। तो जब कभी भी जब कोई थेथराई करता है ना, तो आप उस विवाद में मत उलझिए, उसको मजाक बना दीजिए। तो गवर्नमेंट ने चाइना से कुछ सीखा है या नहीं सीखा है? लेकिन ये जरूर सीखा है कि देश में अगर कोई मुद्दा हो, जैसे अभी मनीषा वाल्मीकि का जो बलात्कार हुआ, ये बलात्कार गलत है, सालों को इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, इस पे नहीं है। गवर्नमेंट बड़ा होशियार है, जानती है इसको विवादित कर देंगे, जहां विवादित होगा हम शक्तिशाली हैं, जीत जाएंगे। अब उसमें ससुरा ये आतंकवादी घटना थी, दंगा कराने के बाद था, रेप कहाँ हुआ है, हड्डी कहाँ टूटी है, हैन तेन। अरे भैया, विपक्ष भी बकलोल है, विपक्ष को भी कहना चाहिए कि वाल्मीकि का रेप कहाँ हुआ है, वो ऐसे मर गई है, सुसाइड कर ली होगी, हैन तेन। अजीब कर दो ताकि उलझ जाए। तो ये चाइना की पॉलिसी है कि किसी भी चीज को पहले विवादित करो, जब पूरी दुनिया विवादित हो जाएगी तो हम शक्तिशाली हैं, जीत जाएंगे। तो ये चाइना यही कहता है। इसका एक उपाय है, ससुरा उसके विवाद को ना मजाक बना दो। लो, तो ये है आपका चीन की दीवार। अभी नहीं दिखता चीन की दीवार, अभी भी टूरिस्ट के लिए हो गया चीन की दीवार। आगे बढ़े। चीन में कुछ नदियां हैं सब, जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां। एक नदी का नाम है ह्वांगहो नदी, इसे पीली नदी कहा जाता है। चीन की नदी का नाम है ह्वांगहो नदी, जिसे क्या कहते हैं, पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ह्वांगहो नदी को पीली नदी, इसे चीन का शोक कहा जाता है। इसे चीन का क्या कहा जाता है, शोक, सौरो ऑफ चीन, क्योंकि इसमें बहुत बाढ़ आ जाता है और चीन में तबाही लाती है ये ह्वांगहो नदी। ह्वांगहो नदी को क्या कहा जाता है, पीली नदी, येलो रिवर के नाम से जानते हैं। हालांकि इससे भी भयानक नदी है, एक नाम है जिसका यांगटी सिकियांग नदी। यांगटी सिकियांग नदी एशिया की, साथ ही साथ पूरे चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटी सिकियांग नदी। कौन सी नदी, यांगटी सिकियांग नदी। चाइना की एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है मेकांग नदी। कौन सी नदी, मेकांग नदी। मेकांग नदी थाईलैंड वगैरह तक जाती है, सब यहाँ कंबोडिया में जाके गिर जाती है। तो चाइना के 3 सबसे बड़ी नदियां जो इस साइड से निकलती है, येलो रिवर, यांगटी सिकियांग रिवर और मेकांग नदी। कौन सी नदी, मेकांग नदी। तो ये नदियां, एशिया में सबसे ज्यादा पानी का स्रोत चाइना के पास है, क्योंकि ये जो तिब्बत का एरिया है, ये तिब्बत का एरिया बहुत ज्यादा हाइट पर है। तिब्बत का एरिया क्या हाइट पर है, यहाँ से नदियां निकलती हैं सीधे। ये जो नदी जाएगी चाइना की, देखिए चाइना की ये जो नदी जा रही है, ये नदी का नाम क्या है, येलो नदी। हांग, आप नक्शा में देखेंगे तो लिखा होगा हांगहो नदी या येलो रिवर। उसके नीचे अगर ये देखिएगा तो ये नदी कौन सी है भाई, ये वाली नदी जो है आपका चाइना में, ये नदी का नाम है आपका यांगटी सिकियांग नदी। नीचे वाली नदी का नाम क्या है, मेकांग नदी। नीचे वाली नदी का नाम मेकांग नदी। ऐसे यहाँ 3 नदियां हैं। उसी तरह इस डायरेक्शन में भी 3 नदियां हैं। इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो 3 नदियां। यहाँ एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। शंकर जी यहीं कैलाश पर्वत पर थे। मजाल किसी का कह दे कि चाइना हम शंकर जी का कैलाश पर्वत लेकर आएंगे, पूरी दुनिया को पता है कि शंकर जी किस पर्वत पर रहते थे, कैलाश पर्वत पर, मानसरोवर में। जाते हैं लोग आराम से, मानसरोवर यात्रा, कैलाश यात्रा। एक बार भी बोलिए ना, विवाद पैदा कर दीजिए कि हमारा धार्मिक स्थल है, अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे धर्म के लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं, नहीं अरे चाइना है ना, डर जाएंगे, अरे चाइना चाइना बकलोल। यहाँ मानसरोवर झील है, यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, एक सिंधु, एक सतलज और एक ब्रह्मपुत्र। सिंधु सतलज जाके आपस में एक में मिल जाती हैं। तो ये कौन सा है, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र। एशिया में जितनी बड़ी नदियां हैं सब चाइना से निकलती हैं। चाइना अगर सारी नदियों पे चाइना ने बांध बना के रख दिया है। अगर 6 महीने तक बांध के पानी को रोक के अचानक फाटक खोल देगा ना, तो पूरे देश में बाढ़ आ जाएगा। पूरे एरिया में क्या आ सकता है, बाढ़ आ सकता है। ये एरिया हो गया आपका कौन सा, सिंधु सतलज। ये ऊपर वाला सिंधु सतलज, ये वाला ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। कहाँ से, मानसरोवर झील से निकलती हैं। ये ऊपर वाली इस नदी को देखेंगे तो ये पीली नदी या हांगहो नदी, ये वाली यांगटी सिकियांग नदी, और ये वाली नदी का नाम क्या है, मेकांग नदी। कौन सी नदी, मेकांग नदी। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब, वियतनाम में तो नहीं जाती है, लाओस तक जाती है। ये चाइना की नदियां हो गई सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चाइना का सबसे बड़ा शहर। चाइना ने क्या किया, इतना डेवलप कैसे हो गया, चाइना ने ओपन मार्केट पॉलिसी अपनाया। पूरी दुनिया के लोगों से कहा कि देखो, आप लैपटॉप बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, बनाते तो एक ही देश में हो, बेचते हो हर जगह। अगर तुम जाओगे अमेरिका में, तो अमेरिका में एक लेबर का जो 1 दिन का खर्च है वो 2000 रुपया है। अमेरिका का लेबर रहेगा तो 1 दिन में 2000 रुपया लेगा। चाइना कहता है हमारे यहाँ आओ, हम एक लेबर तुमको 200 रुपया में दे देंगे।
200 रुपया एक दिन का देना लेबर दे देंगे। तो कंपनियों ने देखा कि चलो हम अमेरिका में प्लांट डालेंगे तो लेबर खर्चा एक दिन का 2000 है, उतना 2000 में तो हम 10 गो लेबर चाइना में रख देंगे। और चाइना ने ऑप्शन दिया है कि अगर कोई लेबर काम ठीक से नहीं करता है ना, आप एक बार रिपोर्ट दीजिए, मोकरा भगा के दूसरा भेज देंगे। तो चाइना का हर आदमी पंक्चुअल है टाइम से, और हिंदुस्तान का कोई आदमी पंक्चुअल नहीं है। सरकारी नौकरी वाले इतना ज़्यादा कोढ़िया किया है साहब कि इस देश को तो 2 गो चौपटे किया सब, एगो नेता एगो सरकारी नौकरी वाले। और जब सरकारी नौकरी को प्राइवेट करेंगे मोदी जी ना, तो सब प्राइवेट वाला चिल्लाएगा सब सरकारी वाला कि हमको प्राइवेट कर रहा है। अरे तू करता क्या है, तुमको एगो सैलरी चाहिए, उस पे से घूस चाहिए, और नहीं तो काम अटका देंगे सब। उल्टा से एगो पेपर अटक गया कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर एग्जांपल देखना है तो स्टेट बैंक में आप खाता खुलवाइए, देखिए नानी मर जाएगी खाता खुलवाते खुलवाते, और जाके एचडीएफसी या किसी प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाइए, उसको कुछ नहीं, बस अपना आधार कार्ड फोटो दे दीजिए, घरे आके खाता खोल देगा। लेकिन वो नहीं खोलते हैं सर। जब यही मोदी जी कहेंगे कि एसबीआई को प्राइवेट कर देते हैं तो एसबीआई वाला चिल्लाएंगे सर काहे प्राइवेट कर रहे हो। अरे भैया तुम्हारे वजह से जनता है। यही वजह है कि जब कभी सरकारी चीजों को मोदी जी प्राइवेट करते हैं तो कोई पब्लिक साथ नहीं देने जाती है। वही लोग इसका विरोध करते हैं जो सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है। आप लोग को भी कहते हैं जिस दिन जॉब लगेगा ना, आप लोग खुद बचा सकते हैं। ऐसा काम कीजिएगा कि लोग कहें कि नहीं सरकारी तो अच्छा है, काहे लिए इसको प्राइवेट कर रहे हैं लोग। लेकिन जनता का, मोदी जी इसको पकड़ लिए हैं कि जनता का समर्थन नहीं है सरकारी वालों को। एक बार नौकरी मिल गया कौन पूछता है काम को। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में अगर आप काम नहीं करेंगे अच्छा से तो भगा देगा आपको, आप खटते रहिए। तो देखा गया कि वहाँ चाइना में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ किसी वर्कर को बुला दिए 8 बजे तो वो 8 बजे आएगा। यहाँ किसी मजदूर को 8 बजे बुलाएंगे तो 9 बजे आएगा, आधा घंटा ले खैनी लगाएगा। हाँ काम है ना, हाँ हाँ लीजिए आप भी खाइए, आप भी खाइए, हाँ 9 बजे। साला जब वो आएगा ना तो उसको अपना टाइमिंग नहीं दिखेगा कि हम 8 बजे की जगह 10 बजे आ रहे हैं। और जब उसको जाना होगा 5 बजे ना तो 4 बजे से कपड़ा वपड़ा हाथ धोना तैयार करें, मतलब उसको जाने का टाइम हुआ दिखेगा, आने का नहीं दिखेगा। तो हर जगह यही चीज़ें चाइना ने कंट्रोल किया जो दुनिया में अन्य जगहों पर हो रही थी। पूरी दुनिया के लोगों को कहा कि देखिए आपके यहाँ मजदूरों की ये समस्या है, ये है, आपको मजदूरों की शिकायत करना है। हमारे यहाँ कोई मजदूर शिकायत करेगा हम गोली मार देंगे उसको। वहाँ 10-15 को मजदूर को गोली मारा, बाकी कोनो मजदूर शिकायतें नहीं करता, आएगा टाइम से काम करके टाइम से चल जाएगा यहाँ पर। ये देखा विदेशी कंपनियों ने तो चाइना में चली गई। चाइना ने कहा कि आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको सड़क देंगे, आपको कहीं जाम नहीं फंसेगा। हिंदुस्तान में अगर सुधा दूध वाला आ रहा है ट्रक लेके, जाम में फंस जाएगा उसका 3 घंटा, गांधी सेतु पुल पर उसका आधा दूध ट्रके में फट जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे चाइना का ये सब समस्या नहीं है, हम आपको इकोसिस्टम देंगे, हम यहाँ पर 1 नंबर व्यवस्था देंगे। यहाँ कोई लेबर यूनियन नहीं होगा। हमारे यहाँ कोनो लेबर को कोई सस्पेंड कर दिया, हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल मारो, फैक्ट्री जला दो, ये कर दो, मारा चाइना धज्जी उड़ा के रख दिया। तो कहीं ना कहीं अपनी बर्बादी के लिए हम लोग भी जिम्मेदार बन जाते हैं। सरकारी कर्मचारी वाला उतना अच्छा से काम नहीं करते हैं। तो चाइना बहुत डेवलप कर गया, इतना इकोसिस्टम कर दिया कि पूरी दुनिया की कंपनी यहाँ आने लगी। अब सिंपल से समझिए ना, एप्पल कंपनी जो है सेम मोबाइल अगर कैलिफोर्निया में बनाती है और वही मोबाइल कोई चेंजिंग नहीं करके चाइना में बनवाती है, तो चाइना में लेबर कॉस्ट सस्ता होने की वजह से कैलिफोर्निया में बने मोबाइल में और इस मोबाइल में लगभग 20,000 का अंतर आ जाता है। तो कौन कंपनी कौन खरीदेगा? वही मोबाइल अगर कैलिफोर्निया का बना है तो 1 लाख में, और वही मोबाइल अगर चाइना का बना है तो 80,000 में। दोनों तो एप्पल है, दोनों में सारी चीज़ें सेम होती है, बस उसके अंदर क्या है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा थोड़ा सस्ता है और लेबर फुल टाइम वर्क करके देते हैं और वो स्किल्ड लेबर देता है। ऐसा नहीं कि लेबर स्किल नहीं है, हमारे पास लेबर मल्टी टैलेंटेड है, स्किल्ड कोई नहीं है। हमारे यहाँ लेबर को कहेंगे पेंट मार दो, कहेंगे हाँ पेंट मार देंगे, कहोगे ईंटा ढो तो ईंटा भी ढो देगा, कहेगा गाड़ी चला लेते हो, हाँ साइकिल चला लेते हैं, हर काम में कर देगा। चाइना में ऐसा नहीं है, उसके यहाँ स्पेशलिस्ट हैं सब, अब बहुत बेहतरीन ढंग के स्पेशलिस्ट हैं। इस वजह से इंडस्ट्रियल हब बन गया चाइना, और उसके अंदर डिसिप्लिन भयानक है। 1 बच्चा नीति, यानी चाइना में 1 के बच्चा हो सकते हैं तो 1 के, और हमारे यहाँ तो होने दो ससुरा, कोई दिक्कत नहीं है, पैदा करते रहो। महिलाओं ससुरा लोल हैं, ओकनियों के अच्छा लगता है 8-8 गो पैदा करना वहाँ पे। उसके बाद कहेंगे से बीमारी हो गई लो, हमारा यूटरस खराब हो गई, बच्चेदानी के ऑपरेशन करी लो। रे लोल कहीं का, तू फैक्ट्री बनैले तो का पूछेगा कोई यहाँ पर। लोल तो वो होती है सर ना, महिलाएं सब सीधे कह देंगी सर नहीं बच्चा होगा। कौन जानता है, पति गया ऑफिस में, एगो दवाई खा लो, बच्चा खत्म कहानी यहाँ पे ना। हमारा बाबू अपने मजा आता है इतना लेके ढोले में, तो क्या कहेंगे वहाँ पे, समझिए यहाँ ध्यान से। तो चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होने की वजह से फॉलो हो गया, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं। दूसरा, चाइना में चुनाव का झमेला नहीं है, वहाँ एक ही पार्टी है और 10 साल के लिए चुनाव होता है। हमारे यहाँ
सबसे बड़ी समस्या कि एक बार चुनाव होगा प्रधानमंत्री का और हर साल चुनाव होते रहेगा मुख्यमंत्री के लिए। जैसे देखिए अभी बिहार में हो रहा है, अगली बार कहीं और होगा, अगले साल कहीं और होगा। तो हमारे यहाँ के नेता 4 साल में 5.5 साल तो चुनाव में बिजी रहते हैं सब, तो इसलिए डेवलपमेंट का एक और रास्ता कम होता है। वरना अगर ऐसे देखिएगा तो चाइना के पास इतने ज़्यादा चैलेंजेस थे कि इतना पहाड़ है चाइना में, केवल 30% जमीन ही उसके पास रहने के लिए, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम, चाय पत्ती, चावल, सब्जी, मतलब जितना चीज है सब में धीरे धीरे कौन आगे जा रहा है? चाइना जा रहा है। और हम लोग टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं। नेतृत्व का भी कमी होती है, कुछ अपने स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा कमी है। आई होप इसको समझे होंगे आप लोग। क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग? मैप का पीडीएफ देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी ठीक कराएंगे। सरकार को सबसे पहले प्राइवेट होना चाहिए। एक बात बताएं आपको, सबसे बड़ा लापरवाही पब्लिक की होती है। अगर कोई आदमी को सरकारी नौकरी मिल गया ना तो जाते कहेगा आप साला कौन हमको निकाल सकता है। अब प्राइवेट में जाते सर बैठिए 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 तुरंत यहाँ पे। तो दुनिया में चाहे वो नौकरी हो, चाहे कर्मचारी हो, या टीचर हो, या दोस्त, परिवार, पति पत्नी, कुछ भी हो, रिश्ता चलता है केवल 3 चीज़ों की वजह से। एक होता है आपकी इंसानियत, सबसे पहला होता है आप में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, एक इंसानियत होती है। दूसरा क्या होती है इंसानियत के बाद? डर होना चाहिए, आपके अंदर हमेशा डर बना होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए जरूरत, तीसरा होना चाहिए जरूरत। जिसको हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी हुआ, इंसानियत खत्म, इंसानियत खत्म। सरकारी नौकरी वाला केवल एक आदमी से डरता है, वो नेताओं से। वो आते गरिया करे साला हरामी, अबे तोरा सस्पेंड करा देंगे, तुरंत वो डर जाएगा वहां पे। उनके सरकारी नौकरी हुआ, ज्वाइनिंग से पहले साले का इंसानियत खत्म हो जाएगा। कहेगा हम सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी इसीलिए कहते हैं कि उसमें डर नहीं है कि कोई हमको निकालेगा, और टेंशन नहीं है कि सैलरी, महंगाई में सैलरी बंद हो जाएगा। अच्छा करो तब वो उतने सैलरी, कम करो उतने सैलरी, नहीं करो उतने सैलरी। साइड से आपको क्या होना चाहिए? यहाँ पे प्राइवेट नौकरी वाले क्या करते हैं? सब कुछ नहीं करते हैं सब। प्राइवेट नौकरी वो डर बना के रखते हैं सब, और जरूरत बना के रखते हैं सब। प्राइवेट नौकरी वालों को अगर 20,000 रुपया सैलरी देना है ना, तो कभी भी 20,000 नहीं देंगे सर, सैलरी देंगे सर 10,000। और कहेंगे सर अच्छा काम करेंगे ना तो ये 10,000 दिया जाएगा, इसे कहेंगे सर इंसेंटिव है। तो आदमिया ना कमवा कहता साला खराब करेंगे तो 10,000 मिलेगा, बढ़िया करेंगे तो ये। और सरकारी नौकरी वाले क्यों हचाक दे ले जाइए, ये समझ में आया कि नहीं? चाइना यही कहता है, चाइना के यहाँ सैलरी ये नहीं है, चाइना के पास इंसेंटिव है। अच्छा काम करेंगे मिलेगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है 1 महीना काम किए 1 रुपया नहीं मिला। तो चाइना ने लोगों के एक एक कमजोर नस को पकड़ा, जिस वजह से आज चाइना आगे चला गया। और हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चाइना कैसे आगे चला गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चाइना के बारे में कल बताएंगे। आप समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आपको न्यूज चैनल में एक बार आना चाहिए, झगड़ा हो जाएगा हमारा न्यूज चैनल वालों से, सब विकल है सब वहाँ पे। हम न्यूज चैनल में जाके छोड़ दिए, आज तक में हम थे। बहुत सारे न्यूज आपने देखा भी होगा, सीधे कहता है सर एक बात बोली ना, सरकार ऐसे कर रही है, आप ऐसे बोलिए ना, लोग आपकी बात मानेंगे। मैं बाढ़ में जो साले तू, नहीं तो ऐसे बात मारेंगे यहाँ पे। हमारा सब हम लोग से नहीं हो पाएगा मीडिया उडिया में। क्या है भाई, पीडीएफ की समस्या है। पीडीएफ को हम देखते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, बीच वाली नदी नहीं मिल रही है, खोजेंगे लोग तो मिल जाएगा। एक बार अस्थिर से बैठ के चाइना खोजिएगा। इस 6 क्लास के कौन स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं? करेंगे सर आई एम इन 6 क्लास है। भाई आप 6 क्लास में अभी अभी क्या पढ़ रहे हैं? सिक्स क्लास के लिए वो पढ़ता है। दरोगा वगैरह बैच वाला सब ठीक कर देते हैं। चलिए बाबू आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पीडीएफ की समस्या जो है उसको कोशिश करेंगे हम, जो आज नहीं तो सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है, उसमें रिकवर करा दिया जाए। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे।